तो हमारे साथ हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, प्रशांत जी, माणिक जी और प्रदीप जी, आशीष जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका ET9 स्वदेश पर इस खास शो में। और ये ऐसा टॉपिक है कि सभी के दिलों के करीब है, क्योंकि ये देश ऐसा है जहां पर घर सबसे बुनियादी जरूरत है। और बात जब इसकी होती है कि क्या घर सस्ते होंगे, तो सबके मन में थोड़ा कौतूहल पैदा होता है। अब सरकार ने अपना काम तो कर दिया है और हम देख रहे हैं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, थोड़ी डिमांड स्लो हो रही थी। प्रशांत जी, जरा आप बताइए, क्योंकि आप थोड़ी समग्रता में चीजों को रिसर्च करते हैं, समझते हैं। बाकी हम जाएंगे अपने अन्य मेहमानों के पास भी। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आप जरा ये बताइए कि जीएसटी में रिडक्शन को बिल्डिंग मटेरियल्स पर, क्योंकि टाइल पर, फ्लाई ऐश ब्रिक पर, सीमेंट पर, तमाम चीजों पर जीएसटी घटा है। आपको लगता है कि जो डिमांड थोड़ी सी स्लो हो रही थी, क्या इसको ये थोड़ा टाइट कर पाएगा? क्या मदद मिलेगी रियल एस्टेट सेक्टर को इससे? देखिए, डिमांड कम होने का कारण मैं बोलूंगा कि एक सबसे मेजर फैक्टर ये था कि प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, और जिसकी वजह से हमने थोड़ी सी बायर्स के तरफ हिचकिचाहट देखी है परचेज को लेकर, खास करके अफोर्डेबल सेगमेंट जो कि बिल्कुल ही श्रिंक हो गया है। देखिए, जीएसटी रिडक्शन से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला, जिसकी वजह से बायर कल ही आपको आकर खरीदारी कर लेगा। पर ये एक पॉजिटिव मूव है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट काफी कमी आई। फॉर एग्जांपल सीमेंट और स्टील पे काफी जीएसटी रिडक्शन हुई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में थोड़ी कमी तो आएगी ही आएगी। और जिस वजह से आप देखिए प्राइसेस बढ़े हैं रियल एस्टेट के, उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन लैंड का है। ओवरऑल आप देखिए पिछले 2-3 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मोटा मोटी सेम ही रहा है। हाँ, ये हमने देखा था कि कोविड के तुरंत बाद जब हमने देखा था कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी, तब प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर चले गए थे, पर उसके बाद स्टेबलाइज रही। प्राइसेस के ऊपर जाने का मेन कारण रहा है लैंड प्राइसेस में भारी उछाल जो हमने देखी है। पर ये ओवरऑल एक अच्छी मूव है, खास करके उनके लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग में ऑपरेट करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी राहत उनको पहुंचेगी जिनको खुद का घर कंस्ट्रक्ट करना है। आपके पास जमीन है, आपने खुद से अगर कंस्ट्रक्शन करना है अपने सेल्फ यूज के लिए, तो आपको अपने बजट में आपको थोड़ी सी बचत दिखेगी। ठीक है, निश्चित तौर पर अगर आपको खुद का घर बनवाना है तो थोड़ी सी आपकी सेविंग होगी, थोड़ी सी कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि घर अगर सस्ते होते हैं, अगर तो वो कितने होते हैं? प्रदीप जी, आप तो एक मतलब दोनों ही साइड पर आप पकड़ रखते हैं कि रियल एस्टेट के डायनेमिक्स को भी आप समझते हैं और बाकी एज ए कंसल्टेंट भी आप हमारी मदद करते रहते हैं। जरा बताएंगे कैलकुलेशन क्या कहता है? मान लीजिए किसी को अगर 1000 फीट का अगर फ्लैट खरीदना हो, मैं छोटे फ्लैट की बात कर रहा हूं, तो आपके हिसाब से आगे प्राइसेस में कितनी कमी आ सकती है? आपने क्या कैलकुलेशंस किए हैं? क्योंकि कैलकुलेशन तो आपने किए ही होंगे कुछ ना कुछ सरकार के इस डिसीजन के बाद। कैलकुलेशन के हिसाब से ऑन एन एवरेज 5% की कॉस्ट सेविंग है प्रॉपर्टीज में, और जो कि एक बहुत बड़ी सेविंग है। 5% इज अ सम्चुअस अमाउंट। इसमें एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि जो मटेरियल है डेवलपर जो यूज करते हैं, उसके जो सप्लायर हैं, चाहे स्टील है, सीमेंट है, टाइल्स हैं, सीपी फिटिंग्स हैं, अगर वो जो जीएसटी का बेनिफिट आगे पास कर रहे हैं डेवलपर को, या वो दूसरे शब्दों में कहें तो उसके प्राइस को ग्रेजुअली वो अगर इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है और वो पास हो जा रहा है प्राइस, तब तो ये 5 to 10% के बीच में है। जहाँ पे फिनिशिंग एलिमेंट ज्यादा है, इंटीरियर का काम ज्यादा है, वहाँ 10% तक का सेविंग है। और कोर हाउस की अगर बात करें तो 5% की सेविंग है, जो ये बड़े इजिली पास हो सकती है कंज्यूमर्स को। जी, ठीक है, कम से कम 5% की सेविंग होगी और ये कंज्यूमर को पास ऑन की जा सकती है। प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या बिल्डर्स पास ऑन करेंगे? क्योंकि कीमतों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको पास ऑन करने के पीछे एक मेजर फैक्टर ये होता है कि डिमांड की सिचुएशन क्या है। थोड़ी सी डिमांड स्लो हो रही है, मे बी कि इसको रिवाइव करने के लिए खास तौर से अफोर्डेबल हाउसिंग में बिल्डर ग्राहकों को फायदे दें। और जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे कि काफी ज्यादा प्राइसेस ऊपर चले गए थे, लैंड की कॉस्ट बढ़ गई थी। मानिक जी, जरा आप बताइए कि इस वक्त जो डिमांड की सिचुएशन है, अगर मैं देश के अगर हम टायर 1 और टायर 2 सिटीज की बात करें,
तो सिचुएशन कैसी है और इस सिचुएशन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ग्राहकों को तैयारी कर लेनी चाहिए, घर सस्ते होने वाले हैं? जो अगर हम अब ये डिपेंड करता है हम किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं आज से 2 साल पहले से कि क्या वेलोसिटी पे घर बिकते थे, कोविड के बाद डिमांड में काफ़ी फुर्ती आई थी, तो डेफिनेटली वेलोसिटी काफ़ी कम हो गई है। बट अगर हम वैसे देखें कि रियल एस्टेट में जिस स्पीड से घर बिकता था हिस्टोरिकली, आई थिंक जो बड़े डेवलपर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स ठीक जगह पे हैं, जिन्होंने प्राइसिंग ब्रॉडली ठीक लॉन्च करा है, उन सबको वेलोसिटी का इतना इम्पैक्ट नहीं आया है। और मेरे हिसाब से जो जीएसटी का 2 से 5% का प्रदीप जी ने भी जैसे कहा कि जो बेनिफिट बिल्डर को मिलेगा सीमेंट, ब्रिक्स और इन सब चीज़ों के जीएसटी जो 28 से 18% हुआ या ब्रिक में 12 से 5% हुआ, उस सब का जो पास ऑन होना है कस्टमर के पास, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, किस लोकेशन में प्रोजेक्ट है, उस जगह पे कितनी वेलोसिटी है। अगर डेवलपर को वेलोसिटी पूरी दिख रही है तो मुझे चांसेस कम लगते हैं कि वो कस्टमर को वो पास ऑन बेनिफिट मिलेगा। पर जहाँ जहाँ वेलोसिटी में थोड़ी कमजोरी आई है, वहाँ मेरे हिसाब से बिल्डर इस जीएसटी के 3 से 5% का जो उसको मुनाफा हो रहा है, उसको पास बैक कस्टमर को करके थोड़ा वेलोसिटी में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा। प्लस अगले कुछ महीनों में, स्पेशली अक्टूबर से दिसंबर में, हमने देखा है हिस्टोरिकली कि त्यौहार और आते हैं और कस्टमर साइड पे भी थोड़ा डिमांड बढ़ता है। तो अगर डिमांड में फुर्ती वैसे ही आ गई तो मेरे हिसाब से डेवलपर ज़्यादा बेनिफिट पास ऑन नहीं करेगा, और जो जीएसटी का फ़ायदा है वो जनरली अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। हाँ, ठीक है। अपना घर अगर बना रहे हैं तो उसमें फ़ायदा होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो उतने कन्विंस्ड नहीं हैं कि शायद बहुत ज़्यादा ये पास ऑन हो पाए। पूर्वांकरा के एमडी आशीष पूर्वांकरा हमारे साथ हैं। आशीष सर, आपने सभी को सुना और आपके पास में सबसे आखिर में आ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपने समझ लिया कि देखिए सिचुएशन क्या है, डिमांड्स क्या हो सकती हैं, होम बायर की एक्सपेक्टेशन क्या है। ज़रा आप ये बताइए कि ये सीमेंट समेत जो तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर जो जीएसटी में राहत दी गई है सरकार की तरफ से, आप इसे कैसे देखते हैं? और ज़रा आप बताइए एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इससे कितनी कमी आ रही है? The GST ka reduction is a very, very welcome move, I think, from the government. In terms of construction cost, 1.5 to 2%, cement as well as other materials, जहाँ पे GST कम हुआ है, तो construction cost 1.5 to 2% नीचे आना चाहिए. I think we will pass on this benefit to the home buyers to make the homes more affordable. ठीक है सर, उम्मीद करेंगे कि आप इसको पास ऑन भी करें, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें हैं हाउसिंग स्पेस में। पिछले 2.5 साल में तो दाम काफ़ी बढ़े, लेकिन वो डिमांड में भी हम स्लो डाउन देख रहे हैं। और ये है कि प्राइसेस अब इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट कर गए कि लोगों को लगता है कि हमारे ना उसमें अब उससे बाहर निकल रहा है। प्रशांत जी, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हम कह रहे हैं कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड कम हो रही है, पहले तो ज़रा ये बताइए कि आपके हिसाब से, आपकी परिभाषा में अफोर्डेबल हाउसिंग किसे कहते हैं? क्योंकि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो अगर गुड़गांव की बात करूँ तो वहाँ पर तो मैं कुछ दिनों पहले एक बड़े देश के जाने माने बिल्डर हैं, लिस्टेड कंपनी है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये कहा कि ये 3 करोड़ रुपए के घर भी अब अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं। तो आपकी परिभाषा जरा बताएंगे, और ये प्राइसेस अप्रिशिएट होने के अलावा कुछ और भी रीजंस हैं क्या कि डिमांड पर हम प्रेशर देख रहे हैं और रियल एस्टेट में थोड़ी सी स्टेग्नेशन आ रही है अफोर्डेबल स्पेस में? हमें इस चीज को 2-3 एंगल से देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो अफोर्डेबल की जो डेफिनेशन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, वो मेरे ख्याल से आज के समय में रेलेवेंट रही नहीं। उनके हिसाब से 45 लाख एंड बिलो अफोर्डेबल हाउसिंग मानी जाती है, जो कि अब शायद बहुत ही मुश्किल है आज के माहौल में इस एलिवेटेड कॉस्ट पे ये प्रोडक्ट लेकर आना। तो अगर हम एक बजट वाइज अगर हम देखें, तो अगर आप मान लीजिए पहले जो 60 लाख जो टिकट साइज अगर मान के चलो आप अफोर्डेबल में अगर हम अपने डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो उसमें भी काफी गिरावट आई है। ओवरऑल आप देखिए कोविड के बाद में जो रियल एस्टेट में जो हमने तेजी देखी है, हमने अपर सेगमेंट में काफी तेजी देखी है। सो बेसिकली वो एक के शेप रिकवरी थी, जहां पे अपर सेगमेंट ने काफी परफॉर्म किया अच्छा, और जो बॉटम सेगमेंट थी जो अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट,
उसमें हमने काफी गिरावट देखी। एक डेटा जो हमारा कहता है कि जो 45% 2019 में अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर हुआ करता था ओवरऑल सेल में, आज के डेट में वो 12 से 13% सिमट कर रह गया। तो इसके पीछे दो तीन कारण है और हमें थोड़ा समय पीछे जाना चाहिए। कोविड के बाद हमने देखा कि जो इनकम जनरेशन कैपेबिलिटी ऑफ अपर सेगमेंट इंटैक्ट रही और इनफैक्ट वो बढ़ी भी। जो लोअर इनकम ग्रुप थे, जो कि एसएमईज और एमएससीज में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मेरे ख्याल से उनका इनकम डिस्ट्रप्शन काफी ज्यादा रहा और वो अभी भी उस चीज से उभर रहे हैं। तो जो सेगमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदता था, उनकी इनकम जनरेशन कैपेबिलिटी में जब थोड़ी सी हमने दिक्कत देखी, और दूसरी तरफ ये हुआ कि अपर सेगमेंट काफी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लैंड कॉस्ट काफी अप्रिशिएट हो गया और डेवलपर्स ने भी अपर सेगमेंट में फोकस करना शुरू किया और प्राइसेस काफी बढ़ गए। और कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें मटेरियल कॉस्ट का भी रहा है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये अफोर्डेबल सेगमेंट इस पूरे ग्रोथ स्टोरी में पीछे छूट गया। और दूसरी बात हम देखें, अगर हम जो बोल रहे हैं कि हमने थोड़ी मोमेंटम में स्लो डाउन देखी है, आप ये देखिए, जो हम 2018-19 में साल में करीब हम 2-2.5 लाख यूनिट बेचते थे, आज के डेट में पिछले 2-3 साल से लगातार हम 5 लाख प्लस यूनिट की बिक्री हो रही है। तो एक हाई बेस पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वो एक स्टेबलाइजेशन आ रही है। तो ये कहना कि मार्केट मंदा हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, ये थोड़ा अर्ली होगा। हाँ, अगर इस फेस्टिव सीजन में भी हमने वो तेजी वापस आती नहीं देखी, तब शायद थोड़ी चिंता की विषय होगी। और अगर हम यहाँ से प्राइसेस और अप्रिशिएट होते हुए देखेंगे, तब शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर अदरवाइज दो तीन चीजों को अगर हम देखें, जहां पे अभी मार्केट में आप देखिए काफी ग्रेड ए डेवलपर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लॉन्चेस काफी अच्छे आ रहे हैं। उनकी अगर बैलेंस शीट को देखिए तो मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली बेस्ट एवर बैलेंस शीट है उनकी। अभी कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है, उनकी डेट पोजीशन काफी कंट्रोल में है, उन्होंने काफी लैंड बैंक एक्वायर किए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट एक बेस फॉर्म कर रहा है। थोड़ा आप देखेंगे, हो सकता है यहाँ स्टेबलाइजेशन हो, फिर इसके ऊपर आप देखेंगे थोड़ी सी शायद तेजी आए। दो तीन चीजें हमें जो ध्यान में रखनी होगी कि लैंड प्राइसेस अब इससे ज्यादा अप्रिशिएट ना करे, प्राइसेस पे थोड़ी डिसिप्लिन बनी रहे, और इकोनॉमी में थोड़ी सी बूस्ट है। और इन सब के अलावा मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट को एक स्पेशल फोकस रखना पड़ेगा। पीएम एआई के तहत जो जो पहले सुविधाएं दी जाती थी, जैसे इंटरेस्ट रेट सबवेंशन, उन सब चीजों को वापस लाने की जरूरत अभी है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि अगर आप निवेश के लिहाज से मान लीजिए घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो क्या ये टाइम ठीक है? प्राइसेस कितने अप्रिशिएट होंगे? देखिए, लॉन्ग रन में तो ठीक है, चीजें दिखती हैं, बट लोग ना घर या फिर जमीन इसलिए खरीदते हैं कि फटाफट प्राइस मूवमेंट दिखे। और दूसरी चीज ये है कि बायर्स की जो प्रेफरेंस है ओवर द ईयर्स चेंज हुई है। पहले हम देखते थे कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर होते थे ना, वो थोड़े सस्ते मिलते थे, जो बने बनाए घर यानी कि रेडी टू मूव होते थे, थोड़े महंगे मिलते थे। बट ये पैटर्न चेंज हुआ है, और एक दो शहरों में नहीं, कई शहरों में चेंज हुआ है। तो बायर्स की प्रेफरेंस किस तरह से चेंज हुई है, और आपको निवेश के लिहाज से अभी घर खरीदने में समझदारी होगी या नहीं होगी, इस पर चर्चा करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट शहर, और आज का हमारा टॉपिक है घटी जीएसटी दर, क्या सस्ते होंगे घर। और हमारे साथ 4 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जिसमें रियल एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। प्रशांत ठाकुर हैं एनारॉक ग्रुप से, पिन क्लिक के फाउंडर एंड सीईओ माणिक किनरा हैं, रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेस के सीएमडी प्रदीप मिश्रा हैं, और पूर्वांकरा के एमडी हैं आशीष पूर्वांकरा। एक चीज आपसे प्रदीप जी समझना चाहेंगे, देखिए हमेशा ये डिबेट चलती रहती है और लोगों की उम्मीदें बड़ी ज्यादा होती हैं रियल एस्टेट से। अक्सर कहा जाता है कि नहीं आप पैसे डालने हो तो आप किसी फ्लैट में डाल दीजिए, किसी जमीन में डाल दीजिए, पैसे काफी तेजी से अप्रिशिएट हो जाएंगे। ये जनरल कॉमन फेनोमेना रही है। आप जरा ये बताइए कि अभी का माहौल कैसा है? अगर कोई अपने लिए सोच रहा है तब तो चलिए कोई बात नहीं है, एक्चुअल होम बायर तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। जिनको निवेश करना है, आपको लगता है कि ये माहौल ठीक है, और कितनी अप्रिशिएशन आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछले हमने 2022 से 24 और अर्ली 25 तक देखा कि प्राइसेस काफी तेजी से भाग रहे थे। आगे की सिनेरियोज आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, रियल एस्टेट बहुत स्टेबल एक सोर्स है इन्वेस्टमेंट का। गोल्ड, सेंसेक्स एंड रियल एस्टेट में, और सेफ है। रेरा आने के बाद और भी सेफ हो गया है। लेकिन आज की डेट में जब से रीट और एसएम रीट
आए हैं रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट में फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के बाद भी अच्छा निवेश किया जा सकता है और आपको फिक्स रिटर्न मिल सकता है। पहले क्या था कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, जब रीसेल किया तो आपको उसमें पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो जो क्लाइंटल अभी भी टोटल इन्वेस्टमेंट करके रजिस्ट्री करके भूल जाना चाहता है, बाद में बेचेगा, वो जनरली प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहा है। और कुछ लोग फिक्स उसके ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और 10,000 से लेके 10 लाख तक के फ्रैक्शन का इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो रीट का रियल एस्टेट में आया है वो एक बहुत बड़ा एक टूल आया है जिसको रियल एस्टेट में सेफ जोन में इन्वेस्ट करनी है। पास्ट फ्यू वीक्स में गवर्नमेंट ने जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं और LIC को भी अलाउ किया है कि रीट के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉर्पस देखें, जो म्यूचुअल फंड का को अलाउ किया गया है एंड LIC को किया गया है, प्लस जो अदर फंड रीट के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं, वो करीबन 10 लाख करोड़ के हैं। वो फिगर इतनी बड़ी है कि जितने अभी स्टॉक अवेलेबल है नहीं, अभी तो शुरुआत है। तो रियल एस्टेट का ये राइट टाइम है। अगर कोई आदमी इस समय इन्वेस्ट करता है तो आने वाले समय में ग्रोथ बहुत आएगी और एश्योर्ड रिटर्न भी है इसमें, अगर रीट के थ्रू जाता है तो रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट होगा, खूब जम के होगा। और अगर कमर्शियल में नहीं कर रहा है तो प्लॉट में होगा। विला और फ्लैट्स में जनरली अब लोग सेल्फ यूज के लिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एज अ इन्वेस्टर नहीं कर रहे कि प्री लॉन्च में लगा दिया, बाद में अप्रिशिएशन लिया और बाहर हो गए। वो पास में होता था, लेकिन अब तो रेरा इन सब के आने के बाद से इन सब चीजों में लोग विश्वास नहीं रख रहे हैं। आपने रेरा का जिक्र किया तो मैं रेरा से ही जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, जो भी होम बायर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं, कई बार उनकी शिकायतें होती हैं तो बिल्डर के खिलाफ वो रेरा में जाते हैं। कई बार कारपेट एरिया को लेकर, कई बार कुछ क्लॉजेज को लेकर तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि मुश्किल जो होती है वो फ्लैट ओनर को या फिर घर के खरीदार को होती है, और जो जुर्माने की रकम होती है वो रेरा के पास चली जाती है। तो कितना इफेक्टिव टूल है? थोड़ा क्रिस्प आंसर इस पर चाहूंगा। आपको लगता है कि रेरा के फॉर्मेट में या फिर कुछ रेगुलेशन में भी बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो रेरा लॉ में बहुत मेजर चेंज की जरूरत है। आप किसी भी और रेगुलेटर को देखिए तो उसने अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री को, सारे पहलुओं को बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो किया, डेवलप किया। चाहे आप RBI को ले लीजिए, सेबी को ले लीजिए, या किसी भी रेगुलेटर को ले लीजिए। रेरा में अभी खाली जो कंज्यूमर की कंप्लेन है उन्हीं का निदान हो रहा है। अगर आप लैंड कॉस्ट शूट करेगी तो रियल एस्टेट को इफेक्ट आएगा, उसका रेरा पे कोई कंट्रोल नहीं है, रेरा का कोई अथॉरिटी नहीं है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जितने एक्चुअल होने चाहिए उससे बहुत ज्यादा चार्ज हो रहे हैं, लेकिन रेरा का उस पर कंट्रोल नहीं है। ब्रोकर्स की कम्युनिटी को जितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है उसके ऊपर अभी उतना काम रेरा साइड से नहीं हुआ है। फाइनेंशियल एक्सपोजर्स जिस हिसाब से बैंक को किया जा सकता है ताकि प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट रीजनेबल हो, वो भी अभी रेरा साइड से नहीं हुआ है। तो रेरा में अभी इवॉल्व हो रहा है। मेरे ख्याल से एक मेजर चेंज की जरूरत है। रेरा टू बिल्कुल सही का बात एक है सर, रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सही वो बात है। मेरे हम ख्याल भी से जल्दी यही फील आएगा। करते हैं कि बिल्कुल रेरा में बदलाव की ज़रूरत है। होपफुली हमारी आपकी बात जब सरकार तक पहुंचे, जब रेगुलेटर के पास पहुंचे, तो शायद उसमें बदलाव देखें भी। एक आखिरी सवाल मानिक जी मैं आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि आप तमाम प्रॉपर्टी मार्केट के तमाम एक्शंस को आप बड़े करीबी से देखते हैं, समझते हैं। आप ज़रा ये बताइए कि बायर्स की जो प्रेफरेंस है वो कितनी चेंज हुई है, और वो क्या चीज़ें हैं जो उम्मीद करके चल रहे हैं अपने डेवलपर से, अपने बिल्डर से? तो बायर, आई थिंक कोविड के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया था, तो हर बायर की रिक्वायरमेंट जी। में थोड़ा
बड़ा फ्लोर प्लेट का प्रेफरेंस आ गया था, तो ऑल ऑफ अ सडन वी सॉ कि ज़्यादातर डेवलपर्स ने फ्लोर प्लेट्स बड़ी करी, नए नए जहाँ जितने 3 BHK बिकते थे उतने 4 BHK बिकने शुरू हो गए। कुछ जगहों पे तो हमने ये भी देखा कि 3+2 के जोड़ी अपार्टमेंट्स 5 BHK करके बिकने शुरू हो गए थे। बट ये हुआ 2021 से 23-24 के आसपास तक। अब इस दौरान प्राइजेस में बहुत चेंजेस आया, जैसे एंड ये सारी सिटीज़ में आया, सिर्फ बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली में नहीं, ऑलमोस्ट हर सिटी में 40 से 50% प्राइस बढ़ गए इन 3-4 सालों में। तो जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते गए और इनकम लेवल्स उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़े, तो ऑल ऑफ अ सडन अब रिक्वायरमेंट वापस छोटे घरों की होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हैज बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द प्राइस। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज प्रेफरेंस में अब आ रहा है वो वापस थोड़े छोटे घरों का आ रहा है, और वो लार्जली बजट से ड्रिवन है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि अब ऑलमोस्ट हर शहर में अर्बनाइजेशन के चलते हुए काफ़ी ट्रैफिक को लेके इश्यूज फेस किए जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हर जगह जो लार्जर कम्युनिटीज हैं जिसके अंदर सारी एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, उन सब जगहों को थोड़ा कस्टमर प्रेफर कर रहा है एज कम्पेयर टू छोटा कम्युनिटी जहाँ क्लब हाउस थोड़ा छोटा है, जहाँ खेलने की जगह थोड़ी कम है। तो जितना बड़ा कम्युनिटी है और जहाँ साइजेस हर तरह के उपलब्ध हैं, वहाँ आई थिंक कस्टमर की ज़्यादा डिमांड होती जा रही है। मेरे ख्याल से तो ये दो सबसे बड़े चेंजेस हैं पिछले 12 महीने के जो हम देख रहे हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। कनेक्टिविटी जहाँ पर बेहतर हो और इंटीग्रेटेड जहाँ पर डेवलपमेंट हो, थोड़े छोटे घर हो तो थोड़े सस्ते भी हो जाते हैं क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं बायर्स के तरफ से। चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा था तो और हमने इस पर चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी भी समझा। और प्रशांत जी, माणिक जी, प्रदीप जी, आशीष जी, आपने हमारे लिए आज समय निकाला और इस शो में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। नमस्कार।